हेलो, नमस्कार और कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका 19 जुलाई की एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप मुझे ये बताइए कि क्या कचरे से भारत अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकता है? तो कुछ ऐसा ही हुआ है, कचरा जो भारत एक्सपोर्ट करता था, उसे एक्सपोर्ट करना रोक दिया है। इसकी वजह से भारत में क्रिटिकल मिनरल्स बचेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्या है ये कचरा? ई-वेस्ट की क्या कहानी है? एनवायरनमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भारत में एक योजना जो बहुत न्यूज़ में थी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है धन धान्य योजना, क्या इसकी रेलेवेंस है, वो जानेंगे। तो यानी एक ई-वेस्ट वाला आर्टिकल जो एनवायरनमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक एग्रीकल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और तीसरा जीएसटी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जो इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही ऐसे एरियाज जहाँ से यूपीएससी भर-भर के मेंस में क्वेश्चन पूछती है, वो तीनों आर्टिकल्स, तीनों टॉपिक्स के पढ़ेंगे और इससे काफ़ी सारे नोट्स आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने समरी भी सब में ऐड करी है। जो समरी आप अपने नोट्स में उतार लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपका काम वहाँ से भी चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले, कैन इंडिया ट्रांसफॉर्म इट्स बैटरी वेस्ट? ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सेस में छपा था। ये एनवायरनमेंट और पेपर 3 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ ये है कि भारत में आज बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, पर आज से पहले भी कई लोग कर रहे थे और आपको याद होगा कि जब हैंड हेल्ड फ़ोन यानी फीचर फ़ोन इस्तेमाल होते थे, तो उनके पीछे एक बैटरी होती थी। अब सोचिए कितनी सारी बैटरीज़ वेस्ट हुई होंगी जब लोगों ने अपने फ़ोन्स अपग्रेड किए। उन बैटरीज़ का क्या होता है? वो फेंकी चली जाती हैं। आपने कई सारे देखे होंगे जहाँ लिथियम आयन की बैटरी यूज़ होती है और आपको पता है लिथियम के लिए भारत कई देशों के साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है। वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। कोबाल्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ई-वेस्ट का, जो बहुत मुश्किल से एक्वायर करता है इंडिया और क्रिटिकल मिनरल्स का सारा खजाना चाइना के हाथ में है। तो हर साल भारत कई सारी बैटरीज़ को अपने रिसाइकिल करने के बजाय बर्बाद कर देता है। उन्हें एक्सपोर्ट कर देता है। और इसी बात को समझते हुए इंडिया ने अब डिसीजन लिया है कि इंडिया ब्लैक मास को एक हज़ार्डस वेस्ट की तरह क्लासिफाई करेगा। तो पहली चीज़, व्हाट इज़ ब्लैक मास? ब्लैक मास का मतलब होता है वो कंपोनेंट या वो ब्लैक पाउडर जो लिथियम आयन की बैटरी को रिसाइकिल करके बनता है, जिसमें हाई वैल्यू मटेरियल्स होते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जैसे लिथियम, जिसके लिए आपको अर्जेंटीना से करार करना पड़ता है। जो लिथियम ट्रायंगल है वहाँ पर साउथ अमेरिका में, या फिर आपको कॉन्गो के साथ बात करनी पड़ती है कोबाल्ट के लिए। तो एक जो बैटरी का वेस्ट होता है उसमें कोबाल्ट होता है, लिथियम होता है, ग्राफाइट होता है और ये सारे के सारे जो आपके मिनरल्स हैं, चाहे निकल की बात करें, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं और इनके ऊपर मोनोपोली किसकी है? चाइना की। सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद के ऐसे मिनरल्स का खजाना ढूँढें। लेकिन आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हो? ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते, तो जो पैसे हैं उनको बचाते हो। तो इसलिए बाकी देश क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। भारत क्या करता था, वेस्ट भेज देता था बाहर। लेकिन अब हमने बोला है जो ब्लैक मास है, इसको अब हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ब्लैक मास अगर आपसे पूछा जाए तो कोई ये एनवायरमेंटल घास नहीं है, असल में बैटरी का कचरा है। तो ये असल में ईवी बनाने में, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, इनका बाद में इस्तेमाल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो भारत ने बोला कि भाई पहली बात तो अब जो ब्लैक मास है उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसको हमने हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है और अब हम इनको इंडिया में रिसाइकिल करेंगे, जिससे हम जो रिसाइकिल होगा मिनरल, उतना कम मिनरल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स में हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं, ताकि हमें चाइना या अमेरिका की तरफ ना देखना पड़े। तो क्या इंडिया तैयार भी है इस चीज के लिए कि हम उसको एफिशिएंटली रिसाइकिल कर पाएं? क्योंकि देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जो बैटरी में लगते हैं, इन्हें रिसाइकिल करने में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, बेहतर हैंडलिंग चाहिए। भारत में वर्तमान में दिक्कत ये है कि बैटरी तो बहुत सारी बनती है, खपत भी बहुत सारी है, पर उसका वेस्ट मैनेजमेंट हम ढंग से नहीं कर पाते। हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम नहीं है। अब आप सोचो कि वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? कि जैसे वेस्ट जनरेट होगा, तो जो लोग वहाँ काम करेंगे, वो हज़ार्डस केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वैसा आपके पास इक्विपमेंट, उनको वैसी ट्रेनिंग, वैसा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि उतने जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर सको। तो भारत में जो लिथियम आयन बैटरी का मार्केट है, वो 132 गीगावाट तक पहुंच जाएगा 2030 तक। और इसी के साथ-साथ जो बैटरीज़ खराब हो जाएँगी, फेंक दी जाएँगी, वो भी उतनी मात्रा में बढ़ेगी। तो उनको सही तरीके से, सेफली भी और एफिशिएंटली रिसाइकिल करना होगा। अगर हमने वो नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं इस पॉलिसी का। और भारत में बहुत कम ऐसे रिसाइक्लर्स हैं, जो इसको एफिशिएंटली रिसाइकिल कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि अभी इनिशियली जैसे आप बैटरी रिसाइकिल करने जाते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत हाई है। आपको हेवी इक्विपमेंट लगाना पड़ता है और बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे उनको मदद मिले। तो कोई भी आदमी इसमें कूदना नहीं चाहता। ये तो आज रुका है, नहीं तो लोग सारा कचरा बाहर भेज देते थे, उनके बदले में उन्हें पैसा मिलता था। तो भारत में कभी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई।
सभी जो लोग हैं वो पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को रिसाइकिल करने के लिए। इसलिए आपको दिखे होंगे सड़कों पर कई बार जो पुरानी बैटरी लेने को बहुत आतुर रहते थे, क्योंकि उस बैटरी का लिथियम आयन और जो कंपोनेंट है, ब्लैक मास उसका, उसको बेच के उन्हें बहुत पैसे मिलते थे। लेकिन अब सरकार ने चेंज किया, तो अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिसाइक्लर्स हैं, उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक प्रोटोकॉल बनाए, सरकार एक प्रोटोकॉल बनाए, ताकि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को पहले तो प्रोक्योर कर पाएँ। क्योंकि भारत में जो नॉर्मल तरीका है ना प्रोक्योरमेंट का, यूरोप वगैरह में, वहाँ पे चीज़ें रिसाइकिल होती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में फॉर्मल तरीके से रिसाइकिल नहीं होता। कबाड़ी वाले के थ्रू, कचरे के डब्बे के थ्रू, वहाँ से वो रिसाइकिल होता है। तो इसलिए एफिशिएंट तरीका नहीं होता आपका रिसाइक्लिंग का। 90% जो हमारा ये रिसाइक्लिंग का सेक्टर है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। यानी कोई कबाड़ी वाला, कोई कचरे वाला, कोई उठा के ले जा रहा है। जो कचरा जमा करते हैं, कबाड़ी वाले हैं, वो उसको फिर आगे बेचते हैं। ये अनसेफ है, अनसाइंटिफिक है। इनसे जो लोग वो काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, दे आर एट रिस्क। और दूसरी तरफ उससे कई सारा टॉक्सिक एलिमेंट निकलता है, जैसे लेड वगैरह, जो वहाँ पे काम करने वाले बच्चों पे, लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार बना सकता है। भारत में 1 मिलियन के आसपास वेस्ट वर्कर्स हैं, जो कि बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी काम के, बिना किसी सेफ्टी के काम करते हैं। कोई सेफ्टी गियर नहीं है, तो उनकी जान को खतरा है इन वेस्ट वर्कर्स का। और इनके साथ एक सोशल स्टिग्मा भी जुड़ जाता है, जिसको हमें हटाने की ज़रूरत है। तो इस वर्कफोर्स को हमें ज़रूरत है, पहले हम स्किल ट्रेन करें इनको कि भाई देखिए, इन चीज़ों को आपको ऐसे रिसाइकिल करना है, ऐसे हैंडल करना है, इसका सर्टिफिकेशन करें, और उनके बदले में ना डिग्निफाइड कंपनसेशन दें कि देखिए इतना पैसा तो आपको मिलेगा, ताकि बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तब जाकर आप ब्लैक मास का रिसाइकिल कर पाएँगे, वरना अभी जो अनसाइंटिफिक तरीका है, उससे आप रिसाइकिल नहीं कर पाएँगे। तो कहानी ये है कि अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भई अब हम रिसाइकिल करेंगे और चीज़ों को रीयूज़ करेंगे, पर भारत में ना चीज़ों को रीयूज़ करने के लिए एक जो तकनीक होती है, कि अगर आप ढंग से साइंटिफिक तरीके से डिसमेंटल करेंगे ना बैटरी को, तभी बैटरी के कंपोनेंट्स हैं, जैसे बैटरी है, उसको आपने बीच में से फोड़ दिया, तो रिसाइकिल ठीक से नहीं हो पाएगा। कंपोनेंट एक-एक करके अलग किया, तो आप उसके मिनरल्स का रीयूज़ कर सकते हैं। तो भारत में दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है, जो एनफोर्समेंट है, वो ढंग से नहीं हो रही। जो फॉर्मल रिसाइक्लर हैं, जैसे जो हमारे नॉर्मल ये वेस्ट वर्कर्स हैं, इनके अलावा जो लोग हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है। वो बहुत छोटे-छोटे फैसिलिटीज़ में काम करते हैं। उनके पास साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए फॉर्मल रिसाइक्लर्स को लगता है कि भई हम क्या ही किसी से सामान लेंगे, हम तो कितने में भी लेंगे, दूसरे वाले ये रोड पे जो आ रहे हैं वेस्ट वर्कर सस्ते में ले जा रहे हैं। तो ये दिक्कत है, और लोगों के पास भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्या तरीका है रिसाइकिल करने का। और कई जो ब्लैक मास प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहते हैं कि हम भी रिसाइक्लर हैं, जबकि वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए ये ब्लैक मास पे एक्सपोर्ट पे बैन तो लग गया, लेकिन जो बैन है, उसको फिर भी कुछ लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, बोल के कि हम कोबाल्ट और निकल का मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कच कर रहे होंगे वो कचरा एक्सपोर्ट। क्योंकि उनको कोबाल्ट और निकल का मटेरियल बनाने में बहुत पैसा लगेगा। कबाड़ तो फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पैसा भी मिलेगा। तो इस चक्कर में लोग कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की अब उसको रोके, लेकिन फिर भी लोग काला बाजारी के थ्रू उसका वेस्ट भी एक्सपोर्ट ना कर दे कहीं। तो इसलिए ज़रूरत है हमें चैलेंजेस को रिज़ॉल्व करने की। अब चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा इस एक्सपोर्ट से होगा क्या? अब एक्सपोर्ट पे कर्ब्स लगा दिए हैं, तो हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स सिक्योरिटी पे काम हो सकता है। हम एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है, आप रीयूज़ करते हो, रिपर्पस करते हो और बेहतर तरीके से दोबारा इस्तेमाल करते हो, रिसाइकिल करते हो। जैसे कि ओईसीडी कंट्रीज़ जो है, वो नॉन ओईसीडी कंट्रीज़ जो भी जैसे भारत जैसे देश हैं, उनमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। यूरोपियन यूनियन अपना लगभग 45% ई-वेस्ट रीयूज़ कर लेती है, रिसाइकिल कर लेती है। वो भी रॉ मटेरियल को आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं करने देती। तो ये जो बैन भारत ने लगाया एक अच्छा कदम है, पर बैन लगने के अलावा आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके लिए भारत कदम उठाए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़े करने पड़ेंगे। हमको जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़िम्मेदार बनाना होगा कि आप इंश्योर करें कि आप बैटरी बेच रहे हैं, तो रिसाइक्लिंग के लिए भी आप कोई ना कोई फ्यूल जो एक फेयर है वो आप दीजिए, या एक इंश्योर करिए कि आपके पास इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ हो। तो इंडिया को गवर्नमेंट सपोर्ट देना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क्स के लिए, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपको लगानी पड़ेगी रिसाइकलिंग के लिए भी। और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी और तय करनी पड़ेगी कि भाई रिसाइकिल हो रहा है या नहीं आपका सामान, इसको भी आप इंश्योर करो, इसको भी आप सुनिश्चित करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बढ़े, हमारा टेक इनोवेशन भी बढ़े, और हम बेहतर तरीके से क्रिटिकल मटेरियल्स को हैंडल कर पाए, जिससे हमारा जो भविष्य में हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं और ज़्यादा मात्रा में उसका यूजेज बढ़ेगा, मोबाइल फ़ोन्स का यूजेज बढ़ेगा, तो वहाँ हमें
इन बैटरीज के इक्विपमेंट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बेहतर है। इससे हम अपने इकोनॉमिक गोल्स को भी पूरा करेंगे और एनवायरमेंट गोल्स को भी पूरा करेंगे। पर क्या इंडिया सही में इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? देखिए, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एडवांस रिसाइकलिंग इनोवेशन की। यानी आपकी रिसाइकलिंग का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। आप सरकार को पहले पब्लिक फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको हाइड्रोमेट्रोलॉजी और एआई के थ्रू किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, यानी किस तरह के अलग-अलग कंपोनेंट आप अलग-अलग कर पाओ, अलग-अलग रेट्स पे जो चीज़ें मिलती हैं। वो इंडिया में क्या होता है ना, जो कचरा उठाने वाले आते हैं या फिर जो आपके रैक पिकर्स आते हैं वो ले जाते हैं और वो खुद से अलग करते हैं। उसको आपको एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू करना पड़ेगा ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ऑप्टिमियम तरीके से वो काम कर पाओ। आपको अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे आप टेक्नोलॉजी अडेप्शन कर पाओ रिसाइकलिंग के मामले में। आपको इस सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपको कलेक्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। हमें ब्लैक मास को एक्सपोर्ट से तो रोकना है, लेकिन उसके बाद उसको खुद भी रीयूज रिसाइकिल करना है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के ये काम हो नहीं पाएगा। इसलिए एनफोर्समेंट सरकारी पॉलिसी का, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में और इंक्लूसिव ग्रोथ, जब ये सब होगा तब जाकर ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्रीन एसेट बन सकता है। ये जो वेस्ट है ये हमारे लिए ग्रीन एसेट बन सकता है। हमारा जो क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, यानी हम जो ईवी का इस्तेमाल करेंगे, जो क्लीन फ्यूल बनाएंगे उससे हम, उसमें ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो हमारे देश का कचरा भी हमारे लिए सोना बन सकता है। लेकिन अभी समय है, अगर हम देर करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये बात थी बैटरी वेस्ट की, कैसे ब्लैक मास से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब इसका मैंने एक समरी बनाया और समरी देखते हैं क्या है। क्या दिक्कत है? पहले भारत के पास ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है और अभी 2030 तक हमारा 3.2 लाख टन लिथियम आयन का वेस्ट हो जाएगा। ईवीज का लगभग 50%। अभी जो रिसाइकलिंग रेट है हमारी वो 5% से भी कम है। ईयू में 45% है रिसाइकलिंग रेट। तो हमारे देश में रिसाइकल बहुत कम होता है, तो क्या होगा? जो वेस्ट मैटर होता है वो जमीन में रस जाता है, एनवायरमेंट में रह जाता है। इससे सॉइल और वाटर कंटेमिनेट होते हैं। हमारे लिए हेल्थ सेक्टर को बहुत दिक्कत होती है और इकोनॉमी को भी लॉस होता है। हमें जो इनसे रिसाइकिल करके जो हम मिनरल्स क्रिएट कर सकते हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यानी हम लगभग 1.7 बिलियन डॉलर्स का क्रिटिकल मिनरल का वेस्ट हर साल करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? रेगुलेटरी गैप। आपके पास एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है इसकी कि भाई आप जिम्मेदारी ले। इसके अलावा आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज कलेक्शन का मैकेनिज्म भी नहीं है कि कैसे जो वेस्ट है उसको एकत्रित किया जाएगा, कैसे वो रिसाइकल होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी। आपके पास टेक्निकल बैरियर्स है, यानी रिसाइकलिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपके पास नहीं है। बैटरी रिवर्स लॉजिस्टिक्स आपके पास बेहतर तरीके के उपलब्ध नहीं है। आपने क्यों की ऐसा? क्यों है? क्योंकि आपने रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं किया। आपने जो कलेक्शन है वेस्ट का वो इनफॉर्मल सेक्टर से होता है। तो जरूरी है कि आप पॉलिसी में इंटरवेंशन करिए। आपको ई वेस्ट रूल जो आपने बनाया था 2022 में बैटरीज के लिए, उसको इंप्लीमेंट करिए। जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसमें आप लीप लेके आए, टेक्नोलॉजिकल लीप चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अर्बन माइनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक इंसेंटिव क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे कि आप, कोई अगर रिसाइकिल करता है, रिसाइकिल की हुई अगर आप मिनरल्स का या जो उससे बने हुए संसाधन है उसका इस्तेमाल करें तो जीएसटी पे छूट मिले, टैक्स पे छूट मिले। आप पीएलआई शुरू कर सकते हैं यहाँ भी। आप रिसाइकलिंग हब बनाइए 50 2030 तक। पीपीपी मॉडल पे आप आ सकते हैं। सीएसआर से आप इसको जोड़ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो निवेश होता है उसके तहत। आप बैंकों में कह सकते हैं कि इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करें क्रेडिट देने के लिए। दुनिया में कई सारे मॉडल्स भी हैं, जैसे ईयू अपना 2030 तक कह रहा है कि 12% कोबाल्ट और 4% लिथियम वो रिसाइकल ही करेंगे। यूएस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ है कि 3 बिलियन वो बैटरी रिसाइकलिंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, $3 बिलियन। तो सोचिए क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वो डेवलप करेंगे। इसके अलावा आप आगे की बात करें तो हमें 3 फेज में इसको बांटना चाहिए। पहले हम इस सेक्टर को फॉर्मलाइज करें इनफॉर्मल से, पायलट प्लांट्स बनाएं, 40% साइकिलिंग रेट पूरी करें, डोमेस्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करें और फिर सर्कुलर इकोनॉमी को स्टैब्लिश करें। और अगर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो जाके हमें 10 बिलियन का हम बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट 2035 तक अचीव कर लेंगे, जिसमें हम 5 लाख के आसपास नौकरियां भी जिसके अंदर हम जनरेट कर पाएंगे। याद रखिए ये 1 मिलियन के आसपास अभी आपके पास वेस्ट पिकर्स हैं। तो ये एक ऐसा समरी है जो आप आर्टिकल में यूज कर लें, इसको लिख ले तो आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। आंसर लिखने का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कीवर्ड होना चाहिए, वो सब इसमें एडेड है। आई होप ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो बात करता है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के बारे में। पेपर 2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में। ये क्या है? अब देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर भारत की कई सारी स्कीमें हैं और किसान बेचारे उतने अवेयर नहीं है।
तो जो स्कीमें कई जगह बट गई हैं, कई हिस्सों में टूट गई हैं, तो इन सब को एक स्कीम के थ्रू कन्वर्ज किया गया है। यानी 36 स्कीमों को 11 डिपार्टमेंट के अंदर जो आती है उन सबको यूनिफाई करके एक बनाया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ताकि जो प्रोडक्टिविटी में अंतर है, राज्यों में अलग अलग अंतर है, प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ रहा है, इन सबको एक साथ लाया जाए। यानी जैसे पीएम किसान है, फसल बीमा योजना है, इन सब को धन धान्य समिति के तहत पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और बाद में इनको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें लोकल पार्टनरशिप भी की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि बेहतर तरीके से जिन क्रॉप्स का बीमा कराना है या जिन जिन क्रॉप्स के लिए आपको आवंटित करना है वो सब एक साथ हो सके। तो 24,000 करोड़ पहले 6 साल में इसके अंदर यूज किए जाएंगे। नीति आयोग ने असल में पहले एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र जो है 100 जिलों को आइडेंटिफाई करेगा जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है और जहां पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, जहां लोगों को ठीक से लोन नहीं मिल पा रहा, और उम्मीद की थी कि फिर वहां फोकस किया जाएगा कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, यहाँ लाइवलीहुड बेटर की जाए। तो वो करने की कोशिश की गई थी। तो ये किया गया था कि चीज़ों को और एफिशिएंट बनाया जा सके, वहाँ पर लोग और बेहतर एग्रीकल्चर कर पाएँ, पब्लिक स्पेंडिंग बेहतर हो जाए एग्रीकल्चर के ऊपर। तो वो काफ़ी सफल रहा था। तो इसीलिए जो अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन एग्रीकल्चर है, उसने भी रिपोर्ट में भी बोला है कि लगातार भारत में एक डिक्लाइन देखा गया है एग्रीकल्चर का। अगर हम देखें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो कम होता दिखेगा आपको। 3.53 से अब देखिए 2.51 तक आ चुका है। तो और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन भारत सरकार तो कई सारी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रही है, तो फिर क्यों लगातार गिरावट देखने को मिल रही है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी अलग-अलग स्कीम्स इफेक्टिवली उतना फायदा नहीं पहुंचा पा रही, जो कि उनका जिनका काम है किसानों को हेल्प करना, पर उस लेवल पे एफिशिएंट नहीं है वो। तो इसलिए बोला गया है कि अब एक अम्ब्रेला के अंदर बाकी सभी स्कीमों को लाया जाए, ताकि यूनिफॉर्मिटी हो सके कि जो फाइनेंशियल स्कीम है, टेक्निकल स्कीम है और जो वेलफेयर स्कीम है, मान लो आप बेहतर सॉइल जो टेस्ट करने वाले हो, आप जो क्रेडिट सुविधाएं देने वाले हो किसानों को, जो उनको लेट्स से कोई सब्सिडी मिल रही है, तो वो सब अगर एक आधार आईडी से आप जोड़ दो, तो आपको पता रहेगा ना कितने किसानों को किस प्रकार की एड मिली है। मान लो किसी किसान ने क्रेडिट लिया, उसने उधार लिया कि भाई वो अब किसी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देंगे और उनको रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी की भी, तो वहां पर आप उनको एड दे सकते हो। और जो राज्यों की स्कीम्स हैं वो भी इसमें ऐड कर दो, तो आप बेहतर तरीके से किसानों को मदद कर सकते हो जो उनको रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए अब कोशिश है कि न सिर्फ केंद्रीय और राज्य सरकारों की स्कीम्स को आप इफेक्टिवली मॉनिटर करो, इम्प्लीमेंट करो, बल्कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करो, ताकि अगर कोई कंपनीज भी वहाँ काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर की, तो मिल के सभी सेक्टर्स का काम हम कर सके। जैसे खरीफ क्रॉप आने वाली है, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से देखा गया कि जो ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया जो तेल बनाने वाली जो भी है, और जो दालें हैं, उनकी कवरेज कम हुई है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई एमएसपी हमें बाकी फसलों में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो एरिया कवरेज डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि जिन फसलों की आपको जरूरत है, देश को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा हुआ पड़ा है, किसानों को लगता है भाई प्रोक्योरमेंट होगा नहीं होगा, कमाई होगी कि नहीं होगी, क्रॉप खराब होगी तो इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें वो काम नहीं करते। तो इसलिए अब प्रयास है, ये जो धन धान्य स्कीम है इसके अंतर्गत भी, कि आप फंक्शन देखो कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे ज्यादा स्कोप है, उसको प्रायोरिटाइज करो। 117 इंडिकेटर बनाए गए हैं जिनको मंथली बेसिस पे चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कैसे काम हो रहा है। इसके लिए आप स्टेट्स को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, इन सब को जोड़ोगे। लेकिन देखिए, ये जो स्कीम है ना, इसको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। इस एक आर्टिकल से काम नहीं चलने वाला। तो इस आर्टिकल को थोड़ा ठीक से हम पढ़ते हैं। धन धान्य क्या है? तो देखिए, धन धान्य का मेन उद्देश्य क्या है कि इसके 4 पिलर हैं। धन मतलब पैसा, इनकम सपोर्ट, जैसे पीएम किसान के अंदर डायरेक्ट कैश मिलता है। धान्य यानी कितना पैसा मिल रहा है, पैसा इन द सेंस कीमत क्या मिल रही है आपको, जो आप अपना क्रॉप बेच रहे हो, उसके लिए आप एमएसपी मान लो, और वेयर हाउसिंग, उसकी उसकी सुविधा की कहाँ पे उसका स्टोर कर सकते हो। फिर धन धान्य कृषि मतलब इनपुट सब्सिडी, जैसे आपके बीज है, खाद है, उनमें क्या मिल रहा है, और योजना, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, इन चारों को मिला के आपने एकजुट किया है और बनाया है धन धान्य कृषि योजना। यानी आपके बाकी स्कीमों को एक साथ लाए हैं, यानी एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। इसके तहत एग्रीकल्चर की सभी समस्याओं का आप निदान करेंगे। अभी क्या है, पीएम किसान अलग काम कर रही है, फसल बीमा अलग काम कर रही है, किसान क्रेडिट कार्ड अलग काम कर रहा है। तो एक ही किसान को आपको अलग अलग तरह से तोड़ तोड़ के आप सुविधाएं देने हैं, जब एक समय पे उसको सब कुछ चाहिए तो उसको मिलेगा नहीं। तो इसलिए अब एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया, वन नेशन वन पोर्टल के तर्ज पे। इसमें एक किसानों का डेटाबेस बनेगा, हर किसान का एक आधार आईडी होगा, तो उससे आप बेहतर तरीके से चीजें मैनेज कर पाएंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ी काम होगा टेक बैकबोन,
एआई के थ्रू आप चेक करोगे किस क्रॉप को कहाँ पर ज़्यादा पुश कर सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू आप मॉनिटर करोगे यील्ड को। इससे किसानों को क्या मिलेगा? बेहतर एक्सेस, उनको एक ही विंडो से, एक ही प्लेटफ़ॉर्म से सारी जानकारी मिलेगी, जो फंडिंग वगैरह सब कुछ है। डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म होगा, डिजिटाइज़ किया जाएगा चीज़ों को, जल्दी सपोर्ट मिलेगा, जल्दी डिलीवरी मिलेगी सपोर्ट की। 17,000 करोड़ तक सेविंग यहाँ पर हर एक साल होगी एफिशिएंसी के हिसाब से, जो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कितना लोन जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है। और इससे होगा क्या, जो लीकेज है भारत में बहुत कम हो जाएगी। कहा जा रहा है 30% तक लीकेज कम हो सकती है। इससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी बेहतर होगी और चीज़ें और बेहतर होती चली जाएँगी। लेकिन दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? स्टेट गवर्नमेंट का अलग सिस्टम है, केंद्र का अलग सिस्टम है, तो वहाँ पर फेडरल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी। किसान को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आधार कार्ड काफ़ी नहीं है। आपको कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड तो है लेकिन ज़मीन नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का अपना रिकॉर्ड नहीं है। कइयों के पास आधार भी नहीं है। तो आपको डिजिटाइज़ेशन में जो गैप है उसको दूर करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी की बैरियर है, कई गाँव में इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो कैसे पोर्टल तक जाएँगे? कैसे ये चीज़ों को एक्सेस करेंगे? डिजिटल इलिटरेसी है उसको हटाना पड़ेगा और जब ये सब आप कर पाओगे तब आप एक डिसरप्शन कर पाओगे, स्कीमों को साथ ला पाओगे और सिस्टम को तोड़ के एक नया एग्जाम्पल सेट कर पाओगे, जिसके थ्रू आप फिर लोगों की शिकायतें जो ग्रीवांस है, उसको भी एड्रेस कर पाओगे। तो ये अगर आप कर पाते हो, तो आप एक पोटेंशियल गेम चेंजर क्रिएट करोगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीएम धन योजना की जब बात की जाए, उससे किसको-किसको क्या-क्या फ़ायदा है? क्या इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? इसको क्यों शुरू किया गया? ये सब आई होप आप समझ गए। अपने नोट्स में लिखिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए कि जब आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप इन चीज़ों का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है? चलिए अब लास्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं जो बात करता है जीएसटी के बारे में। अब पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कोशिश की गई थी इंडिया के लिए एक सिंपल टैक्स बनाने की, यानी गुड एंड सिंपल टैक्स। ओरिजिनली यही आइडिया था, लेकिन ये समय के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। एक व्यक्ति को पहले वैट देना पड़ता था, तो चीज़ सिस्टम बहुत खराब था, राज्यों का अलग-अलग टैक्सेशन सिस्टम था, तो हम जीएसटी लेके आए और जो विज़न था जीएसटी का वो ये था कि पूरे देश में एक जीएसटी होगी। लेकिन भारत में सिस्टम क्या है? फेडरल सिस्टम है। तो राज्य अपना खुद का टैक्सेशन खुद कंट्रोल करना चाहते थे। वो मानेंगे कभी? वो नहीं मान रहे थे। तो आप में हो क्या गया? एक सेंट्रल जीएसटी हो गई, सीजीएसटी, फिर आपका एक स्टेट जीएसटी है, एसजीएसटी, फिर आपका एक इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी 2 राज्यों के बीच में व्यापार हुआ तो उसको लेकर एक जीएसटी है, तो 3-3 जीएसटी हो गए। अब नियम ये है कि आपका नेशनल लेवल पे आप जीएसटी भरते हो तो आपका एक ही आईडी है। लेकिन हर राज्य में आपको अलग-अलग जीएसटी फाइल करना पड़ता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। और अब जो टैक्सेशन है, पहले क्या था? नियम ये था कि टैक्सेशन का सिस्टम अलग था। पहले क्या था? जहाँ से ओरिजिन होता था ना चीज़, जहाँ बनती थी वहाँ पर टैक्स लगता था। अब क्या है? अब जहाँ पर कंज़्यूम हो रहा है वहाँ पर टैक्स लग रहा है। तो अलग-अलग राज्यों के टैक्सेशन है। तो अब समस्या ये है कि अब जीएसटी को सिम्प्लीफाई कैसे करो? अब एक व्यापारी कितने राज्यों में टैक्स भरता फिरेगा जीएसटी का? फिर वहाँ से वो कहेगा मुझे इतना पैसा मेरा वापस बनना चाहिए, तो पैसा फँसा रहेगा। तो इसलिए कई दिक्कत है और कंप्लायंस बहुत मुश्किल है। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि आदमी सोचेगा छोड़ो टैक्सेशन क्या करना है, जाली काम कर लो, कहीं और से कर लो। तो ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच जो है ना, ये वैट एरा की याद दिलाता है। तो हमने कोशिश की थी कि जीएसटी को सिम्प्लीफाई करेंगे, हो गई कॉम्प्लेक्स। दिक्कत क्या है? पहले कंप्लायंस का बर्डन है। इंडियन जीएसटी फ्रेमवर्क जो सोचा गया था कि वन टैक्स वन नेशन वाला सिस्टम फॉलो करेगा, यूनिफाइड टैक्स रेट होगी, बाकी टैक्सेस खत्म कर दिए गए थे। लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर को हमने स्टैंडर्डाइज़ किया, लेकिन राज्यों का अभी भी अलग-अलग सिस्टम है। आपको इंडिविजुअल रिटर्न भरना पड़ता है, अलग-अलग सेपरेट यूज़र नेम से, सेपरेट पासवर्ड से। हर राज्य का आपका अलग यूज़र नेम होगा, अलग पासवर्ड होगा। कितने यूज़र नेम, कितने पासवर्ड? कोई छोटा व्यापारी है, उतना पढ़ा-लिखा नहीं है, तो क्या-क्या करेगा वो व्यक्ति? अब किसी सीईओ को ढूँढे, किसी अकाउंटेंट को ढूँढे, खूब सारा पैसा लेगा। छोटा व्यापारी सोचेगा काम ही नहीं करना ये, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को अगर आप सिम्प्लीफाई नहीं करोगे, तो लोग जीएसटी क्यों फाइल करेंगे? दूसरी तरफ अब सरकार कोशिश करेगी नहीं, हमें इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना है। अब सोचिए हाल ये कि आईजीएसटी जो है, इंटर गवर्नमेंटल सेटलमेंट इश्यू, इसमें अगर आप देख लीजिए जो इंटर स्टेट जीएसटी है उसमें लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा एलोकेशंस हैं अभी, जिसमें इतना ज़्यादा आपने जीएसटी एलोकेट कर लिया था। तो अब इंटरनल कमिटी बनाई गई है कि भाई कैसे इसको रिज़ॉल्व किया जाए कि ये एक्सेसिव जो हो जा रहा है, एक्स्ट्रा जो हो जा रहा है, इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको और ज़्यादा सिम्प्लीफाई करें, कॉम्प्लेक्स ना बनाएँ। इसलिए चीज़ें जैसे-जैसे डिजिटाइज़ हो रही हैं। पहले क्या था, आपको एक इनवॉइस लेके जाना पड़ता था साथ में कि भाई हम यहाँ से आए हैं, ये कर रहे हैं। अब क्या सिस्टम है, ई-इनवॉइसिंग कर दी गई है। यानी एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को अगर कोई सामान बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर अब ई-इनवॉइस आ गई है, तो काफ़ी आसान हो गई है चीज़ें। तो इसलिए टर्नओवर इसका बढ़ा भी है और अब ये कहा जा रहा है कि जितने टैक्स पेयर हैं या बिज़नेस टू बिज़नेस मतलब हो गया, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ जो किसी मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ जहाँ मैं शैम्पू बेचता हूँ। मैं शैम्पू खरीदता हूँ किसी होलसेलर से।
बड़े दुकानदार से, तो मैं वहाँ जीएसटी फाइल करूंगा, भाई मैंने इससे खरीदा, अब मैं कस्टमर को बेचूंगा, लेकिन मैंने जो लिया है तो मैं जीएसटी फाइल करूंगा, तो मुझे 25% डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। तो वो अब ई इनवॉइस के थ्रू होता है, मैंडेटरी है बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई ई इनवॉइस आप लगाओगे। लेकिन जब डायरेक्टली बिजनेस टू कंज्यूमर बेचा जाता है तो वहां पर ये सिस्टम नहीं है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि नहीं, अब कंज्यूमर में भी ई बिल ई इनवॉइस लगाया जाएगा, ई इनवॉइस लिया जाएगा, अच्छा इतना जीएसटी यहाँ पर फाइल होगा। तो इससे क्या होगा, कंप्लायंस बर्डन कम होगा, अपने आप चीजें हो जाएंगी एडजस्ट। ऑनलाइन आपने लिया, ऑनलाइन आपने आगे बेचा, तो आपने ई इनवॉइसिंग करते चले गए तो चीजें आसान हो जाएंगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक चीज और की गई है, दूसरा पैन कार्ड को आप रिवाइज रिन्यू करना चाह रहे हो, पेन 2.0 शुरू किया गया जहां पर आप पैन नंबर को अपडेट करोगे। यानी अब कोशिश है कि अब पेन 2.0 जब आएगा तो उसका इस्तेमाल करके हम पेन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, एक बिजनेस एक्टिविटी के साथ। तो एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जहां पेन रिलेटेड सभी सुविधाएं एक साथ होंगी। यानी एक ही जगह आप जीएसटी डाल दोगे, जीएसटी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सिंगल जीएसटी नंबर होगा आपका, जो पूरे देश में कहीं भी काम करेगा। तो आपको हर देश के लिए अलग यूजर नेम, अलग आईडी, अलग आईडी, अलग पोर्टल पे जाके फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे टैक्स कलेक्शन भी इजी हो जाएगा, एलोकेशन भी इजी हो जाएगा, और जो व्यापारी है उसका सर का दर्द भी कम हो जाएगा। इससे आपको जो अभी वर्तमान में इंटीग्रेटेड जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है कि हर राज्य अलग अलग जगह पर हैंडल कर रही है, फिर उसका एक जीएसटी काउंसिल है, एक ही बार एक जगह जीएसटी पिन किसी का बना हुआ है, वहीं से सब कुछ को हैंडल करेंगे, तो उनके पास डेटा भी एक साथ आ जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। तो इससे आपको डेटा भी और राज्यों में जितना एकदम शेयर बढ़ना है वो भी बनना आसान हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूएई से। यूएई में क्या है, एक सिंगल वैट चलता है, तो एक वैट नंबर है जो पूरे देश में काम करता है। जो आप विद इन एमिरेट्स करो या इंटर एमिरेट्स करो, एक ही वैट से काम चल जाता है। तो भारत की अगली जब जीएसटी काउंसिल होनी है तो इन चीजों पर बात होनी कि कैसे जीएसटी कंप्लायंस को और बेहतर बनाया जा सके, जिससे और ग्रोथ हो सके। सरकार को टैक्स मिलेंगे तभी तो डेवलपमेंट पर खर्च करेगी, तो उन चीजों का ध्यान भी रखा जा सके। तो ये चीजें जीएसटी के लिए की जा रही हैं। अब कुछ टर्म्स डिस्कस हुए, जैसे वैट। वैट मतलब, वैट में होता ये था कि टैक्स पर टैक्स लग जा रहा था। फेडरल स्ट्रक्चर ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्स वाला पावर है, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, इंटर स्टेट, अलग अलग स्टेट के बीच में। और डुअल जीएसटी सिस्टम मतलब होता है दो लेवल पे जीएसटी, एक सेंटर का जीएसटी, एक स्टेट का जीएसटी। तो ये तो की टर्म्स जो हमने डिस्कस किए वो समझ लिया। अब इसकी समरी देखते हैं। देखिए, 8 साल हो गए लेकिन अभी भी जीएसटी को क्या दिक्कत है, स्ट्रक्चरल इशू है। दो दो जगह आप जीएसटी देते हो, एक आपका आईजीएसटी भी लगता है। पहले टैक्स का क्या सिस्टम था, जहां पे जो चीज बन रही है वहीं ऑरिजिन पे आप टैक्स देते थे। अब आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन या डेस्टिनेशन पे टैक्स दे रहे हो। जैसे कोई अगर मान लो एक मोटरसाइकिल महाराष्ट्र में बनती है और बिकती है छत्तीसगढ़ में, तो पहले टैक्सेशन आप कहाँ करते थे, महाराष्ट्र में, अब टैक्सेशन कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में। तो स्ट्रक्चर बदल गया है। लेकिन अब हर राज्य का अलग अलग खुद का जीएसटी नंबर है। हर हर एक 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 नेशनल अलग है, आपका राज्य का अलग है। उतनी बार आप फाइल करोगे, उतनी बार आप नंबर डायल करोगे, उतने सारे पोर्टल है। तो अब उन सबको हटा के आप एक नेशनल जीएसटी लेके आओगे जो पूरे देश में लागू होगा, यूएई के मॉडल की तरह। अभी आईजीएसटी की बात करें तो एक्सेस आपने 10,000 करोड़ का ले लिया था, वो तो कमेटी बनाई गई कैसे इसको बेहतर तरीके से वो किया जाए, मैकेनिज्म बनाया जाए। तो आपको रिफॉर्म की जरूरत है। पहला रिफॉर्म आपको चाहिए ई इनवॉइस करने के लिए। ई इनवॉइस करने से क्या होगा, सभी टैक्स पेयर जितने हैं, चाहे वो बी टू बी हो यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो बी टू सी हो, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन हो, उन सभी में यार ई बिल्स आएंगे। तो ई बिल आने के बाद चीजें सिंपल हो जाएंगी, अपने आप आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। आपने एक सामान किसी से खरीदा और किसी को बेचा, जहां से खरीदा मतलब मान लो एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, यानी एक दुकानदार, किराना का दुकानदार, और एक कंज्यूमर है जिससे सामान खरीद रहा है। तो इस रिटेलर ने जब होलसेलर से खरीदा तो उसने ई बिल दिया और जीएसटी फाइल किया। लेकिन यहाँ पर तो ई बिल चलता नहीं, तो यहाँ भी ई बिल आ जाएगा। तो अपने आप जब ये भी व्यक्ति फाइल करेगा तो पता रहेगा इसके टैक्सेशन रिटर्न में या जीएसटी रिटर्न में कि देखिए इतना पैसा, इतना जीएसटी हमने इनको दिया था, अब हमने कंज्यूमर को बेचा है। तो वो चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, उनको बार बार फाइल नहीं करना पड़ेगा। ये होलसेलर हो सकता है किसी और सप्लायर से लेके आया हो, तो इसने सप्लायर से लिया, यहाँ जीएसटी फाइल हुआ, फिर यहाँ गया, फिर इससे जीएसटी मिला, तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी ई बिल के थ्रू। फिर आप पैन 2.0 इनिशिएटिव लाए हो जिसके तहत आप एक सिंगल जीएसटी सिस्टम लेके आओगे, सिंगल पैन बेस्ड जीएसटी देश भर में चलेगा। तो इससे टैक्स एलोकेशन इजी हो जाएगा, ई इनवॉइस डेटा मिल जाएगा, आपको मल्टी स्टेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पड़ेंगे, कंप्लायंस कॉस्ट घट जाएगी, आपको डेस्टिनेशन बेस्ड रेवेन्यू एलोकेशन हो जाएगा। सिंगल वैट जैसे यूए में चलता है वैसा आप इंडिया में ला सकते हो। और अभी जरूरत है कि जो हमारी जीएसटी काउंसिल है इसको प्रायोरिटाइज करे। अगर वो प्रायोरिटाइज करती है तभी चीजें आसान हो पाएंगी। तो आज हमने डिस्कस किए 3 आर्टिकल। धन धान्य स्कीम के बारे में, उसका क्या मतलब है, क्या मोटो है, क्या वो अचीव करता है। दूसरा, धन धान्य के अलावा क्या था, दूसरा क्या था, अभी तो मैं जीएसटी डिस्कस किया ही सिंप्लीफिकेशन के बारे में।
और एक चीज़ डिस्कस की थी हमने ई वेस्ट के बारे में। तो इन सभी आर्टिकल के ऊपर आप एक माइंड मैप बना सको, जैसा मैंने बना के दिखाया आपको, तो आप समझ लेना कि आर्टिकल पढ़ लिया, तैयार कर लिया। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।